टाइम्स ऑफ पानीपत की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी, हम शहर की ऐसी हस्ती की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज अपने आप को फर्श से अर्श तक ले जाने की जो मेहनत है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी में जो चाहिए वो हमें मिल जाए, लेकिन उसे पाने के लिए हमें जो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो हमें परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, प्रकृति की भी देनी पड़ती है और भाग्य की भी देनी पड़ती है, उनको कैसे पार किया जाए और कैसे जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको पहचाना जाए कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली है। इसको जानने के लिए हम बात करते हैं आज भीम राणा जी से, जो आज हमारे साथ मौजूद है। डाई हाउस के उनका खुद का एक डाई हाउस है शहर में, काफ़ी नामचीनी जो है जाने जाते हैं वो। इसी के साथ वो सोसाइटी में बल्कि सोशली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अब तक उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में मुकाम हासिल किया है उसकी एक छोटी सी कहानी आज हम उनसे जानेंगे और कैसे हम खुद को उनकी तरह बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कितने ही लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। तो अभी हम बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले सर, जनता से रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टाइम्स ऑफ पानीपत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो सवाल है आपसे ये है कि आज आप जो है पानीपत शहर की एक जाने मानी हस्ती हैं, सोसाइटी में सोशली आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और आपको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं आपके काम के लिए, और विदेशों में भी आप जा चुके हैं। आपका काम सिर्फ देश में नहीं, शहर में नहीं, बल्कि विदेशों में बोल रहा है। तो इसके लिए आपने शुरुआत कैसे की थी? अपनी छोटी सी एक शुरुआत बताइए कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की थी, किस उम्र से इसकी शुरुआत की थी? मैं 1992 जून में के अंदर पानीपत आया था। उस टाइम मैंने एज ए डाइंग असिस्टेंट वर्क किया था और विदाउट सैलरी किया था, लेकिन एक हिम्मत रखी थी कि मैंने इसमें बहुत आगे मुकाम हासिल करना है, बहुत मेहनत करनी है आगे जाके। तो मैंने पहली जो सैलरी है 1000 रुपये स्टार्ट की थी 92 के लास्ट में जाके, नवंबर दिसंबर में। उसके बाद मैंने लैब असिस्टेंट काम किया, फिर सुपरवाइजर काम किया, फिर शिफ्ट इंचार्ज किया, और ऐसा करते करते मुझे बहुत जल्दबाजी न करके पेशेंस रखते रखते मैं एक डाइंग इंचार्ज बना 98 में जाके, जहाँ मेरी सैलरी 10,000 रुपये से स्टार्ट हुई। सर, मेरा सवाल आपसे इस समय ये है कि जिस तरह से आप अभी कह रहे हैं कि आपने सिर्फ +2 करने के बाद ही खुद का एक बिजनेस सेटअप करने के बारे में सोचा कि मुझे कुछ ज़िंदगी में करना है, आगे बढ़ना है। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि अभी पढ़ाई करनी है, उसके बाद कुछ करना है, क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम पे जो स्टडी की वैल्यू है उसके बाद ही सब चीज़ों की वैल्यू आगे बन जाती है। तो आपके मन में ये नहीं आया कि मुझे पढ़ाई करनी है, बिना पढ़ाई किए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, कैसे मैं लोगों के साथ डील कर पाऊँगा? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ फैमिली का माहौल होता है, कुछ समस्याएं होती हैं, उसको लेके मुझे पहले पढ़ाई नहीं करनी, काम सीखना है। और उस दिन ही एक निश्चय किया था कि चाहे टाइम लगे, मैंने एक दिन अपना बिजनेस इसी से स्टार्ट करना है। इस ध्येय से ही मैं पानीपत में आया था और इसी से काम स्टार्ट किया था। और पेशेंस के हिसाब से काम धीरे धीरे एकदम लंबी स्टेप ना मार के धीरे धीरे मैंने स्टेप पे बढ़ा। ये लगा लीजिए मैं 92 में पानीपत आया और 2007 में जाके मैंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। जानना चाहूँगी एक और चीज़ कि अभी जैसे आप लोग यहाँ पर आए, पानीपत में पहली बार आए, तो आपने डाई हाउस में काम करना शुरू किया। क्या इससे पहले आपने कभी सोचा था कि घर से कभी ये सोचा था कि हाँ इस लाइन में जाना है, इस फील्ड में काम करना है और इसी में आगे बढ़ के करियर बनाना है? बेसिकली जब मैं पानीपत आया और मुझे बताया गया कि ये काम करना है, ये काम कर पाओगे, और तो मैंने बोला हाँ मैं कर पाऊँगा। बहुत लोगों ने ऐसा कहा नहीं ये बहुत मुश्किल काम है भी, खैर बड़ा टेक्निकल काम है और बहुत मेहनत का, कि सुनार अगर जो मिलीग्राम तोलता है तो उससे भी कम कलर इसके अंदर तोलना पड़ता है और अपने हाथ से देखना पड़ता है, मुँह से पीपेट और सारा करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक सोच थी कि मैंने ये काम जाके लास्ट में खुद का करना है, छोटे से स्टार्ट करूँगा। तो उसके लिए मैंने धीरे धीरे किया और समस्याएं तो बहुत आई,
कई बार मन आए छोड़ दूं, नहीं मैं दुकान कर लूं या ये कर लूं, पर नहीं, इसी लाइन में रहना है, इसी का ही सरताज बनना है। और इसी लाइन में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। आज मेरे पास फैब्रिक डाइंग भी है, यार्न डाइंग भी है, स्पेस डाइंग कोई कोई करता है। अब मैंने पानी में स्टार्ट किया, मलाई डोरियाँ पानी में आई, तो पानी में पहली बार पॉलिस्टर डाइंग, हैंग डाइंग में मेरे अलावा कोई डाइंग करता था। मेरे से पहले कोई एक्रेलिक डाइंग नहीं करता था। तो मेरा एक शौक भी रहा है कि मैं काम नया करूं और नए तरीके से उस काम में लगा रहूं। एक और चीज़ जिसमें सबसे बड़ी बात इस समय ये आ रही है कि हर व्यक्ति को अपना काम शुरू करने से पहले कुछ दिक्कतें आती हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन उन्हीं के साथ कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति की कामयाबी के पीछे किसी न किसी एक अपने का हाथ होता है। तो सर जानना चाहेंगे कि कौन है वो अपना जिसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया? देखो, इसमें फैमिली सपोर्ट तो अपने साथ होती है, वाइफ साथ होती है कि हम दिन रात फैक्ट्री पड़े हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दिन और रात बहुत काम किया है। तो पूरी सपोर्ट करना, चाहे घर में अकेले नहीं काम करो। और साथ में एक मेरे भाई हैं राजमो कटराना, उन्होंने भी मेरी बड़ी हेल्प करी। जैसे मैं कहीं परेशान होता था, उनके पास आता यार मैं अब उड़ हो गया है, मैं सर्विस नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा फिलहाल, बहुत जल्दबाजी में। तो वो मुझे बार बार बिठा के समझाते थे, करते थे, और फिर कहते थे कि तेरे प्रॉब्लम है, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तो उनकी मॉरल सपोर्ट और उनका समझाना भी एक मेरी बड़ी सपोर्ट रही है। और फैमिली की तो सपोर्ट साथ में होती है, और वाइफ की तो होती ही है कि उन्होंने भी इतना हमारे लिए काम किया कि हम दिन कर रहे हैं, रात कर रहे हैं, 2-2 रात में काम लगातार करता था और कभी रुकता नहीं था। तो वो भी सपोर्ट मिलती थी, कहते नहीं कोई बात नहीं, काम कर, आगे बढ़ना है। तो ये फैमिली सपोर्ट तो ज़रूरी होती ही है। फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी होता है, मेंटली एक जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक जो इस समय बात है कि आप जो उस टाइम पे जब काम आपने शुरू किया था खुद से, आपने एक किस्सा बताया था, आपका किस्सा मशहूर है वो किस्सा कि आपने एक नौकरी से शुरुआत की थी। पहले आपने काम सीखा, फिर नौकरी से शुरुआत की, लगभग 7 से 8 साल तक आपने नौकरी की। उसके बाद आपको कैसे ये अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे पहचाना कि अब मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए? देखिए, इसमें क्या था, जब मैं डाइंग इंचार्ज बना या उससे पहले भी मैंने पब्लिक रिलेशन अपने बना के रखे, पार्टियों से, मालिकों से, उनसे रिलेशन हमेशा बना के रखता, उनसे रूटीन में मिलता था। और मुझे हौसला मिलता था उनसे कि मैं अगर अपना काम भी करूं तो मुझे काम मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी। कई बार मुझे पेमेंट की भी, फाइनेंस की दिक्कत आएगी तो मैं बैठ के जल्दी ले आऊँगा। तो ये मेरे को आगे बढ़ने में बड़ी प्रेरणा मिली। मेरे इसको पब्लिक रिलेशन बोलेंगे। और साथ में एक सोच थी कि मुझे अपना काम करना है, जो मेरा पहला ध्येय था। उस पहले ध्येय पे मैं चलता हुआ धीरे धीरे इस पे काम स्टार्ट किया था। कितनी पूंजी से, जो कैपिटल आपने शुरू की थी, कितनी कैपिटल से आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी? शायद 6 से 7 लाख रुपए। 6 से 7 लाख आपने खुद से लगाए थे? इतना जोड़ा था आपने कि पहले उसको कलेक्ट किया मनी को, उसके बाद आपने अपना बिजनेस की शुरुआत की? पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे आप? नहीं, 93 मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी और ये मेरे आने का पहला सिस्टम था। 96 में मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे फाइनेंस में घर से कुछ ज़्यादा आया था। मैं अपनी पूंजी से ही कुछ जोड़ के करके तो उसी से बिजनेस स्टार्ट किया था। क्योंकि मुझे सैलरी में भी इंसेंटिव मिलता था, इतनी प्रोडक्शन होगी इतना पैसा मिलेगा, इतनी प्रोडक्शन होगी इतना पैसा मिलेगा। तो भी दिन रात मेहनत करके हम उस प्रोडक्शन को अचीव करते थे, तो उसमें सैलरी ठीक मिल जाती थी मेरे को बाद में जाके। तो वो जोड़ा हुआ था 6-7-8 लाख रुपये। मतलब पहले खुद से जोड़ा, मतलब एक दृढ़ संकल्प था, किसी से लिया भी नहीं, खुद की कैपिटल बनाई और उसके बाद उसको लगा के एक बिजनेस सेटअप किया। इसके बाद आपकी एक कहानी और है, मतलब कि सब जब हम जानते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके बारे में बहुत बातचीत होती है, चर्चा होती है इस चीज़ को लेकर, जिसमें बताया जाता है कि आपने 2 जगह पार्टनरशिप से बिजनेस शुरू किया था। और उसको आपने कैसे किया कि एक पार्टनरशिप को आज के टाइम में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे उन्होंने 2 अलग अलग जगह अपने डाई हाउस शुरू किए और दोनों जगह पार्टनरशिप में शुरू किया था। तो वो जो मोड़ था, एक बहुत ही बड़ा मोड़ था जिसमें बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल था। तो उस समय पे जो बैलेंस बनाया गया, उसको जानते हैं कि आपने कैसे बैलेंस बनाया? बेसिकली जैसे पहले 7-8 लाख पूंजी से किया, अभी थोड़ी पूंजी ज़्यादा बनाई, कुछ बैंक से लिया। तो उस टाइम में एक पार्टनरशिप में प्लांट चालू किया 2007 में, 8 में वो स्टार्ट हो गया था, 2 अक्टूबर को। तो
वो काम स्टार्ट हो गया। जब ये लगा कि वो सेट हो गया तो मेरे प्लॉट लिया था 200 नंबर, तो उसमें भी बिल्डिंग बनाई, तो कुछ काम करना है। अब वो काम नहीं करना था तो एक नया काम, वहाँ पे हम यार्न डाइंग करते थे, कि यहाँ पे हमने फैब्रिक डाइंग स्टार्ट कर दी, कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, पॉलिस्टर का कपड़ा। तो वो उस काम पे अलग अलग स्टार्ट किए। और पार्टनरशिप भी तो विश्वास पे चलती है, और विश्वास हम दोनों बहुत अच्छा था, मेहनत थे, और सब कुछ क्लियर था, ट्रांसपेरेंट था, सब कुछ आपस में अकाउंटेंट एक दूसरे को चेक करवाते, तो उसमें कोई समस्या थी नहीं। और जब अलग हुए तो आज भी बस लोगों को देखते हैं कि पार्टनरशिप में रिलेशन खराब होते हैं। मेरा तो भाइयों से ज़्यादा प्यार पार्टनरों से है जिनसे मैं अलग हुआ हूँ, तो बड़े प्यार प्रेम से हम अलग हुए हैं, और बड़े सिस्टम से, और आज भी उनसे ऐसे ही मेरी बात होती है जैसे भाई हो मेरे। सबसे एक दिक्कत, हर काम में इंसान को एक दिक्कत आती है, जो मोड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मोड़ आते हैं। उन उबड़ खाबड़ मोड़ को जो पार करना होता है वो आसान नहीं होता। कुछ लोग तो वहीं से लौट जाते हैं, और कुछ लोग उसमें गिर जाते हैं, और कुछ लोग गिर कर संभल जाते हैं। आप उनमें से हो जो गिरे भी होंगे और संभले भी होंगे। तो ऐसे जो उबड़ खाबड़ मोड़ आए हैं आपकी ज़िंदगी में, उनमें से ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए, समस्याएं तो हर जगह आती हैं। जब मैंने दोबारा प्लांट स्टार्ट किया, ये जो दूसरा प्लांट लगाया था ये शायद मेरा लंबे टाइम तक लॉस में था, और जब आया मैंने इसमें ज्वाइन किया अलग होके, तो उस टाइम भी लॉस में था। तो एक बार आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब थी, क्या करूं। तो लोग क्या करते हैं, तो लॉस में अपना काम छोटा कर देते हैं। मैंने फिर बैंक का सहारा लिया, बैंक से जाकर और अप्लाई की, और मशीनें बढ़ाई, और मशीनें बढ़ाता, जो लॉस बढ़ता था मैं मशीनें बढ़ाता था, और प्रोडक्शन पर ध्यान देता चला गया। इवन एक पोजीशन ये आई कि जब मैं 2017 में इस लॉस वाले प्लांट को मैं प्रॉफिट में ले आया, और 18 तक आगे वो प्लांट अच्छी तरह मेरा सेटल हो गए, चलना शुरू हुआ। और एक बार ऐसा हुआ था, क्या मैं ये बंद कर दूं, दोबारा यार्न डाइंग पर चला जाऊं। तो मोड़ तो आते हैं, बहुत लगते हैं। जैसे आज की स्थिति है कि मैं अब एक प्रिंटिंग प्लांट लगाना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन ने मेरे को रोक दिया। मेरी लगभग 50 से 60 लाख रुपये इन्वेस्ट हो चुका है, लेकिन मैं अब से पीछे हट रहा हूँ। क्यों हट रहा हूँ कि पता नहीं माल बिकेगा नहीं बिकेगा। पर अब फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, 3-4 दिन से अब मैं सर्वे में लग गया हूँ कि शायद मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद खुलेगा, मार्केट भी खुलेगी, डोमेस्टिक भी खुलेगा, और मैं उस प्लांट को फिर दोबारा से स्टार्ट करूँगा। सर, इतनी जो बड़ी इंडस्ट्री इस टाइम पे इनकी खुद की जो चल रही है, डाई हाउस इनका खुद का चल रहा है, इसमें इसको मैनेज करने में बहुत, एक पर्सन के लिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि 2016 से ये अकेले ही इसको मैनेज करते आ रहे हैं। हालांकि 2018 में इनके जो बेटे हैं उन्होंने इस बिज़नेस को इनके साथ ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी उनका अभी शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सब कुछ इनको ही संभालना पड़ता है। तो ऐसे में एक पूरी फैक्ट्री को टाइम देके परिवार को टाइम कैसे दे पाते हैं? पहले तो खैर बहुत समस्या आती थी, लेकिन जब से बेटा बिजनेस में आया है, और ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत जल्दी पिकअप किया है। दिल्ली से 5 साल पढ़ाई करके आया है, BBA और MBA करके आया है। वो बहुत सेंसिटिव है, मेहनती भी है, तो वो काम संभाल रहा है। लेकिन समस्याएं कई बार आती है, फैमिली के लिए भी आती थी, वो थोड़ी ठीक हो गई हैं अब कुछ। लेकिन साथ में मेरे सोशल बहुत काम है, जैसे मैं पानीपत डायरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो पूरे पानीपत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रतिनिधित्व करती है, उसका भी चेयरमैन हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं देने में दिखते हैं, फैक्ट्री में या घर में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना ही पड़ता है। शुरुआत में जब आपने बिजनेस की शुरुआत की थी, उस समय कितने घंटे सोते थे, और आज कितना घंटा अपने आप को दे सकते हैं? खुद को भी एक समय देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस वक्त आप खुद को समय नहीं दे पाते होंगे, लेकिन आज कितना समय खुद को दे पाते हैं पहले की, अगर हम तुलना करें पहले से? पहले तो मैं बहुत पागल की तरह काम करता था, मतलब कि मैं फैक्ट्री के अंदर ही सो जाना, फैक्ट्री में ही काम करना। मतलब मैं अगर अपना सबसे बताऊँ, 5 दिन और 5 रात मैं लगातार फैक्ट्री में काम किया। काम करते करते सो जाना, वहीं बैठ के फिर काम स्टार्ट कर देना, ऐसे ऐसे मैंने काम किया। मेरे पैर सूज जाते थे खड़े खड़े, इतनी मेहनत करता था। पहले तो बहुत करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत बेटा काम देखता है साथ में, और काम को सिस्टमेटिक भी बना दिया है। पहले क्या था, खुद करता था, तो मैनेजमेंट रख लिया है, मैनेजर रख लिए हैं, अकाउंट्स रख लिया, और काम को एक सिस्टमेटिक बना दिया है। अब इतने नहीं है कि परिवार को भी समय दे पाते हैं। अब तो खाना खाने भी दोपहर को चले जाते हैं, जबकि पहले तो अगर 1 साल पहले भी बात करें तो हम खाना खाने तो घर पे कभी गए ही नहीं।
जो लंच में मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चाय बिस्किट खा के अपना गुजारा कर लिया। लेकिन अब काफ़ी थोड़ा सा 1 साल से चेंज है, जब से बेटे ने ज़्यादा काम संभाला है। वैसे बेटी ने ज़्यादा काम संभाला। आपके फादर जो हैं आर्मी से रिटायर्ड है आपने बताया था, और उसके बाद आपने बताया कि वो एक खेती भी करते थे, मतलब अभी भी वो खेती करते हैं? नहीं, मेरे फादर इस टाइम नहीं है, वो 96 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो वो 96 तक खेती बाड़ी करते ही थे, और अब जो ज़मीन है वो ठेके पे बटाई पे गाँव को देते हैं, क्योंकि हम चारों भाई अपने काम पे स्टैंड है। 2 भाई एडवोकेट हैं, एक मेरे भी इंडस्ट्री है, एक भाई की इंडस्ट्री है, तो सबके अपने में अब काम है। तो लेकिन वो गांव में अब हम कोई नहीं रहता, एक भाई असंध रहता है, 3 भाई हम पानीपत रहते हैं। मतलब एक ये बहुत ही बड़ी बात है इस समय पे कि 96 में जब इनके फादर एक्सपायर हो गए थे और 92 में इन्होंने बिज़नेस की शुरुआत की थी, लगभग 18 साल के ये थे उस वक्त, और उसके बाद इन्होंने इस पूरे बिज़नेस को कहीं ना कहीं देखा जाए, एक पिता की कमी हमेशा एक बच्चे को महसूस होती है, कभी दुख होती है, तकलीफ होते हैं, हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास ऐसा भी कोई नहीं था जो उनको इस तरह से समझाते। लेकिन फिर भी एक जो इन्होंने बताया है कि इनके साथ जो खड़े थे उन्होंने इनको हमेशा अपना सपोर्ट दिया और आज भी वो उनके साथ हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें इससे हमें सीख मिलती है कि हमें पहचानना चाहिए कि कैसे हमारे कुछ लोग कैसे अपने हो सकते हैं। हमें अपने और परायों में जो पहचान करनी चाहिए वो हमें खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि वक्त हमें सिखाता है। आपको कैसे लगा आप कि जो आपने अभी अपने मित्र का नाम लिया है, क्या नाम था सर उनका? भाई का राजमुकुट राणा। भाई, अच्छा भाई, मतलब भाई भाई जिनका आपने नाम लिया राजमुकुट राणा जी का, तो उसमें जानना चाहूँगी कि आपको कैसे लगा कि उनके साथ आपके संबंध इतने खास कैसे होते गए, कैसे मतलब शुरुआत कैसे हुई वो थी? भाई से तो रिलेशन खास होते ही है, बिल्कुल। पर वो मेरे से बड़े भी हैं 6-7 साल, और पानीपत में पहले रहते थे, और वो भी अपना बिजनेस साथ में करते थे। उनका भी स्पिनिंग मिल था उनका, अभी उन्होंने फैक्ट्री को दूसरा किया है, तो अपना खुद का मिल वो चलाते थे, उनको नॉलेज भी थी। तो जैसे समस्या आती तो वो खड़े होते थे, समझाते थे, सीनियर भी थे, और एक तरह से फादर के बाद उनका एक सहारा ज़्यादा दिखाई देता था। कहीं फंसा, कहीं दिक्कत हुई तो उनके पास आता, ये समस्या है, क्या करूँ, नहीं कुछ फंसा ले पा, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते थे। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक है। वो तो आपकी जग जाहिर है कि आपको समाज सेवा का बहुत शौक है। अभी कोरोना में फ़िलहाल जब लॉकडाउन लगा हुआ था, इस समय प्रवासी मजदूरों की इन्होंने बहुत सेवा की, इन्होंने बहुत उनको जो फूड पैकेट्स हैं वो प्रोवाइड किए, मास्क इन्होंने प्रोवाइड किए थे, तो वो तो आपका सबको जग जाहिर है ही। इसके अलावा पर्सनली क्या शौक रखते हैं? क्या आपको जैसे एक होता है ट्रैवल करने का शौक है, कहाँ कहाँ घूमने गए अब तक आप? घूमने तो खैर मैं यूरोप भी गया हूँ, सिंगापुर, आसपास के जो कंट्री हैं सारे, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश। मुझे तो लगता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, या मुझे लगता है या प्लानिंग के बिना काम नहीं हो सकता। हाँ, एक उस काम का एक्सपीरियंस हो तो आदमी का हर चीज़ में प्लस पॉइंट होता है। तो एक्सपीरियंस जितना अच्छा हो उतना अच्छा, लेकिन 2-4 साल 5 साल का बिजनेस भी हो तो भी काम स्टार्ट कर सकता है आदमी। और जहाँ तक इसकी डाई हाउस की कीमत की है, ये आप 1-2 जिगर लगा के, 4 जिगर लगा के 8-10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें भी वर्कर कम होंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना होता है। सीखने की चाहत है कि हर दिन कुछ नया करने की चाहत है, कुछ क्रिएटिव करने की चाहत है, और तभी हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने आप को, खुद को, और अपनी हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको भी हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दे सकते हैं अगर हम आज कुछ क्रिएटिव करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इनके काम के लिए, कभी नेशनल लेवल पे और कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, सभी तरह से अवार्ड इनको मिल चुके हैं। और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने इन अवार्ड्स को हासिल किया था, और अभी भी इनके पास ये अवार्ड्स हैं जिसे देखने के बाद अपनी एक कामयाबी यानी अचीवमेंट्स को देख कर ना एक अलग ही खुशी होती है। जो हमारे वो अवार्ड्स होते हैं हमारी अचीवमेंट का एक सबूत होते हैं। तो जानते हैं इनसे कि इन अवार्ड्स के बारे में कुछ। देख सकते हैं आप यहाँ पर अवार्ड्स हैं, दिखाइएगा आप एक बारी इनका अवार्ड्स को। ये इनके पास अवार्ड्स हैं काफ़ी सारे, वहाँ पर भी हैं अवार्ड्स। और सर ये जो अवार्ड है इस समय, ये बहुत ही, ये अवार्ड आपको कहाँ से मिला था? इस अवार्ड की जो मैं बात राज्यपाल थे कप्तान सिंह सोलंकी जी, तो उन्होंने मुझे दिया था सामाजिक कार्यों के लिए। और उस टाइम ये अपना प्रोग्राम था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो अपने जो हमारे सबसे बड़े पत्रकार माने गए हैं
नारद मुनि जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके उसमें प्रोग्राम था, तो उन्होंने मेरे को इसके लिए सम्मानित किया था राज्यपाल जी ने। और एक ये जो अवार्ड है, ये एक अमेरिकन कंपनी एक्सटेटम और साथ में ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनके बीच में पर्यावरण के लिए हमने मिलजुल के काम किया था। इन तीनों ने मिलके, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अमेरिकन कंपनी एक्सटर और हमारी पानीपत डायर एसोसिएशन ने, तो इसके लिए फिर हमारे लेक्चर भी और वहाँ पे रूटीन में काम हुए, तो उसके लिए उन्होंने मेरे को अवार्ड भी किया था। और साथ में जो ये अवार्ड हैं, ये दोनों इंडिया लेवल पे एक एसोसिएशंस हैं, तो MSME क्लस्टर, तो उन्होंने एक कौन एसोसिएशन कैसा काम करती है इंडिया लेवल पे, तो उसके लिए एक हर साल एक प्रोग्राम होता है। तो मेरे को 2018 में ये अवार्ड मिला था, इंडिया लेवल पे फर्स्ट आया था हमारा पर्यावरण के लिए काम करने के लिए, तो उस टाइम ये अवार्ड मिला था। और 2018 में इसके बाद ये हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने और DC साहब ने मिलकर मेरे को ये अवार्ड यहाँ के सामाजिक कार्यों के लिए और जो धार्मिक कार्य हम करते हैं उसके लिए ये अवार्ड दिया था। अवार्ड से क्या होता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आदमी की काम करने की इच्छा शक्ति और बढ़ती है, लगता है कि रिलेशन बढ़े हैं, तो इसलिए अवार्ड तो कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। लेकिन मेरे मेन थे, मैं आपको दिखा रहा था, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन फिर तो हम कहते हैं आदमी को काम करते रहना चाहिए, सामाजिक कार्य भी एक अपनी इंडस्ट्री के हाथ में जरूर करना चाहिए, समस्याओं से मिलता जुलता रहना चाहिए, कोई देश की हो, राज्य की हो, जिले की हो, अपने शहर की हो, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कहीं समस्या है तो अपना पूरा वो करना चाहिए, आपको देना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल कि आपका जो लॉन्ग टर्म टैलेंट जो टारगेट होता है, एक लास्ट टारगेट जिसे लगता है कि आपको अचीव करना ही करना है, वो ऐसा कुछ टारगेट बचा है अभी आपकी ज़िंदगी में, या सभी टारगेट आपने पूरे कर दिए अभी? नहीं नहीं नहीं, जिस दिन टारगेट पूरे हो जाएंगे उस दिन आदमी की तरक्की रुक जाती है। अच्छा, तो एक टारगेट पूरा करो, नेक्स्ट पे लग जाओ, मेरी तो ये सोच है। अब जैसे मैं डाइंग कर रहा था, तो आज मैं, अगर लॉकडाउन होता शायद मेरे का भी फैब्रिक का प्लांट लग चुका होता, और ये बेडशीट और कंबल का काम खुद का बना के खुद का बेचना काम स्टार्ट हो चुका होता। ये तो खैर लॉकडाउन में एक समस्या आई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 महीने से ही बात तो हम स्टार्ट हो जाएगा 3 महीने बाद मेरा तो टारगेट है, तो इसको सेट करेंगे 2-3-4 साल बाद। फिर अगली वो कपड़ा हम यहाँ बनाना शुरू करें, उसका एक टारगेट है। तो ये फैक्ट्री से ये छोटी है तो एक बड़ी बनाए जिसमें सारा काम एक जगह इकट्ठा हो। जैसे 1-2 फैक्ट्री मैंने किराए पे ले रखी बार, तो एक जगह इकट्ठा करे, तो इस तरह का टारगेट तो बना के रखने पड़ते हैं। खुद से लग्जरी लाइफ, इतना पैसा होने के बावजूद खुद से इन्होंने मेहनत की, कमाया, खुद से लग्जरी लाइफ कभी नहीं जी, बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार जो इन्होंने बोला है, और वही ये जो है पूरी तरह से इनके ऊपर लागू भी होते हैं कि हाँ ये दिखाई भी देता है। लेकिन ये जो इन्होंने लग्जरी लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, तो हमें भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोच के जो अपनी ज़रूरतें हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ काम करो कि आपकी वजह से कोई लग्जरी लाइफ जिए। अगर आप अपनी वजह से लग्जरी लाइफ जीते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब जीते हैं, इसमें कुछ भी अलग और बड़ा नहीं करते। लेकिन ऐसा करिए कि आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपका पूरी फैमिली वो लग्जरी लाइफ जिए। और इसके लिए अपने जो विचार हैं उनको, अपने जो दृढ़ संकल्प है उसको, सबको एक साथ लेकर चलना होगा, एक अच्छी प्लानिंग बनानी होगी, और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करना होगा, कुछ नया सीखना होगा और रिसर्च हमेशा करते रहना होगा।